GA24 खैर, रेन ने घटनाक्रम का एक सुविधाजनक संस्करण बताया। जाहिर है उसने मेरी नसों को खोजने में मिली सफलताओं के बारे में सुना था। वो मुझसे मेरी विधि के बारे में जानना चाहता था, जबकि मैं उसे मार्गदर्शन दे रहा था। और लियू आगे की ओर झुकी, और कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे दिखाया कि मैं रोशनी के लिए मशरूम का इस्तेमाल कैसे करता हूँ। उसने मुझे मरे हुए हाइड्रा के कुछ अवशेष लेने दिए और अपने जानवर के पुराने हिस्से भी दे दिए। कहानी यहीं खत्म। उसके दोस्त स्पष्ट रूप से और अधिक जानकारी चाहते थे, लेकिन रेन अपने ट्रंक की ओर बढ़ा, और इस तरह उसने विषय को बदल दिया। उसने सावधानीपूर्वक हाइड्रा का अंडा और कीड़े का अंडा निकाला और उन्हें बरामद किए गए दो कोर के बगल में रख दिया। टारो, जो असामान्य रूप से शांत था, उन वस्तुओं को परिचित भाव से देखने लगा। आखिरकार उसने ही रेन को उन वस्तुओं को छिपाने में मदद की थी जिस दिन वो अस्पताल में भर्ती हुआ था। ये क्या बकवास है? मिन ने उन वस्तुओं की जांच करने के लिए पास जाकर पूछा। ये तुम्हें कहां से मिली? गुफाओं में थोड़ा और अंदर, रेन ने ईमानदारी से जवाब दिया। सौभाग्य से मुझे वे कोर के साथ मिल गए। लियू ने कोर का अध्ययन बिना किसी खास रुचि के किया। कोर को क्यों रखें? वे बेकार हैं। मिन ने बताया, सरकार इन्हें खरीदती है, हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत कम कीमत चुकानी पड़ती है। आप इनसे क्रिस्टल की तरह माना ऊर्जा नहीं निकाल सकते। ये माना ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, लेकिन इन्हें भरना व्यर्थ है क्योंकि इनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। टारो ने अपना सिर खुजाया। कीड़े का अंडा कुछ तो कीमती है। क्या? दुर्लभ होने के लिए लगभग 100,000 क्रिस्टल? अगर तुम्हें कोई खरीदार मिल जाए, लियू ने चिढ़कर कहा, लोग तुम्हारे जैसे भूरे अंडे के लिए थोड़ा ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं, जिससे तुम्हें वो भरेंग मिला। कम से कम तब उन्हें छछूंदर मिलने की संभावना तो रहती है। रेन के मशरूम फड़क रहे थे जबकि उसके दोस्त बाजार मूल्य पर चर्चा कर रहे थे। काश उन्हें पता होता। लेकिन ये दूसरा अंडा मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। मिन ने हाइड्रा के अंडे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने शहर के बाजार में भी ऐसा कुछ नहीं देखा। अंडा हीरे की तरह चमक रहा था। उस पर बने पैटर्न आम अंडों से बिल्कुल अलग थे। ये तो किसी आम अंडे जैसा नहीं लग रहा। लियू पास आकर बोली, ये किस जीव का अंडा हो सकता है? आपको क्या लगता है इसकी कीमत कितनी होगी? इसकी चमक तो वाकई अद्भुत है। कीड़े वाले अंडे से तो कहीं ज्यादा महंगा होगा। मिन ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ लोग अनोखे अंडों के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं। रेन ने अपने दोस्तों को कीमतों और संभावित खरीदारों के बारे में अनुमान लगाने की छूट दी। उनके लिए यह अधिक सुरक्षित था कि वे वस्तुओं के बारे में केवल उनके बाजार मूल्य के संदर्भ में ही सोचें। तुम इन्हें क्यों नहीं बेच देते? लियू ने आखिरकार पूछा। तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। स्कूल के हॉस्टल ने तुम्हारे साथ उतना बुरा बर्ताव नहीं किया जितना हमने सोचा था। बधाई हो, लकी मशरूम। मैं सही समय का इंतजार कर रही हूं। अभी किसी को मत बताना, रेन ने अस्पष्ट ढंग से जवाब दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन उसके बालों में उगे मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे। उसके दोस्तों को कभी शक नहीं होगा कि उन बेकार बीजों में से एक जल्द ही बाजार में किसी दुर्लभ अंडे जितना कीमती बन जाएगा। जल्द ही उसके हाथों में 4 अंडे होंगे। मान लीजिए, अगर आपको चुनने का मौका मिले, रेन ने शुरू किया, तो आप क्या पसंद करेंगे? एक रक्षात्मक प्राणी जिसमें कुछ आक्रमण क्षमता हो, एक मौलिक आक्रामक प्राणी, या एक तेज और उपयोगी प्राणी? रक्षात्मक, टैरो ने तुरंत जवाब दिया। अच्छी ढाल जैसा कुछ नहीं होता। क्या तुम पागल हो? मिन ने सिर हिलाया। जाहिर है, बुनियादी आक्रमण। सबसे अच्छा बचाव एक अच्छा आक्रमण है। आप दोनों गलत हैं, लियू ने बीच में दखल देते हुए कहा। गति और उपयोगिता। अगर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते तो शक्ति का क्या फायदा? रेन के मशरूम झुंझलाहट से फड़क रहे थे। धन्यवाद, आप बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। वो बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा। वुल्वरिन की चीजों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता वाकई दिलचस्प थी, और मेंटिस के दर्पणों ने उसकी जान कई बार बचाई थी, लेकिन हाइड्रा भी। अचानक वो उठ खड़ा हुआ, जिससे उसके दोस्त चौंक गए। उसने अपना विशाल बैग खाली करना शुरू कर दिया, जो उसके आकार के बराबर ही सामान से भरा हुआ था। तुम क्या कर रहे हो? टैरो ने पूछा, जबकि रेन हाइड्रा की प्लेटों को एक तरफ ढेर कर रहा था। बिना कोई जवाब दिए, रेन ने अपना ट्रंक खोला और सावधानीपूर्वक रखी हुई मेंटिस की प्लेटें निकाली। बड़ी कुशलता से उसने मेंटिस की प्लेटों को आधार बनाकर छोटे छोटे घोंसले बनाना शुरू किया, और दूसरे के लिए वुल्वरिन के बालों और खनिजों को आपस में बुनना शुरू किया। मिन ने उलझन में कहा, क्या आप अमूर्त कला बना रहे हैं? शायद यह एक दौर है, लियू ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे जब तारो मिट्टी से बदसूरत मूर्तियां बनाने की कोशिश करता था। अरे, वो मूर्तियां तो कला थीं, वे मिट्टी के ढेर थे, टैरो।
रेन ने उनकी अनदेखी की, वो पूरी तरह अपने काम पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। अचानक उसे कुछ सूझा। उसने हाइड्रा की कुछ प्लेटें उठाईं और दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसके दोस्त सजावटी घोंसलों को घूरते रह गए और फिर उस दरवाजे को देखने लगे जहां से रेन गायब हो गया था। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मिन ने पूछना शुरू किया। क्या आपको उसकी मानसिक सेहत की चिंता है? लियू ने बात पूरी की। उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। रेन, रुको! वे सब एक साथ चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने उसे गलियारे में पाया, जहां वो रोशनी में एक हाइड्रा प्लेट का निरीक्षण करते हुए खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। क्या आप हमें बताने वाले हैं कि आप क्या कर रहे हैं? टैरो ने पूछा। चिंतन कर रहा है, रेन ने अन्य ढंग से जवाब दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन चिंतन कर रहे हो? मिन ने संदेह से दोहराया। और सामग्री की जरूरत है, रेन ने प्लेट को 45 डिग्री घुमाते हुए विस्तार से बताया। किस लिए? लियू ने पूछा। ये घोंसलों के लिए है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तुम्हें पता है, मिन ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जब हमने कहा था कि तुम्हें गुफाओं से दूर कोई शौक चाहिए, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लियू ने बात समाप्त की। क्या तुम्हें टूर्नामेंट के लिए अभ्यास नहीं करना चाहिए? रेन ने प्लेट को ध्यान से देखते हुए पूछा। तुम्हें टूर्नामेंट के लिए हमारे साथ अभ्यास करना चाहिए, बजाय इसके कि ये जो भी है। टैरो ने पलटवार किया। रेन के बालों में उगे मशरूमों में एक अजीब सी हलचल हुई, जो शायद मनोरंजन का भाव था। मल्टीटास्किंग? क्या मल्टीटास्किंग का मतलब दोनों काम करना नहीं होता? आप तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, मिन ने टिप्पणी की। रेन ने आखिरकार उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। क्या तुम्हें होमवर्क नहीं करना है? तीनों एक दूसरे को देखते हुए रेन के पीछे पीछे तब तक चलते रहे जब तक कि जेजेसी, मिन लगभग चिल्लाई जब उन्होंने देखा कि रेन किसे ढूंढ रही है। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि हम जैसी से मिलने आ रहे हैं? युवा मूल्यांकनकर्ता अपनी सीट पर उछल पड़ी और कई कागज नीचे गिर गए। आह! रेन, और साथ में कोई और? उनकी अनदेखी करो, रेन मुस्कुराया, जबकि उसके मशरूम फड़क रहे थे। वे ऊब गए हैं और मेरा पीछा करने का फैसला किया है। अरे! लियू ने विरोध किया। हमें आपकी मानसिक सेहत की चिंता है। राक्षसी अनगों वाली कलाकृति। कला? जैसी ने कागज उठाते हुए हैरानी से पलकें झपकाईं। ओह! क्या आप मुझे और सामग्री बेचने जा रहे हैं? बस ये 5 हीरे की त्वचा वाली प्लेटें। रेन ने विशालकाय हाइड्रा प्लेटों को काउंटर पर रख दिया। जैसी की आंखें तुरंत चमक उठी, उसके बिल्ली जैसे कान खड़े हो गए। ये तो, रुको, मुझे देखने दो। वो घबराकर अपनी मैनुअल में खोजने लगी। प्लेटों का निरीक्षण करते हुए उसने धीरे से कहा, गुणवत्ता असाधारण है, और क्रिस्टलीकरण का पैटर्न, ओह! और किनारों पर इस इंद्रधनुषी चमक को देखो, स्वर्णिम स्तर का। जैसी द्वारा मूल्य की गणना करते समय मिन, लियू और टैरो मुंह खुला रखकर देखते रहे। एफ गुणवत्ता और संरक्षण की स्थिति के लिए, जेसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको प्रत्येक के बदले 3 चमकीले कांस्य क्रिस्टल दे सकती हूँ। कुल 15। 15? तीनों दोस्तों ने एक साथ हैरानी से कहा। एफ गुणवत्ता और संरक्षण की स्थिति के लिए, जेसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको प्रत्येक के बदले 3 चमकीले कांस्य क्रिस्टल दे सकती हूँ। कुल 15। 15? तीनों दोस्तों ने एक साथ हैरानी से कहा। अच्छा लग रहा है, रेन ने सिर हिलाया, जबकि उसके मशरूम संतुष्टि से फड़क रहे थे। जब जैसी भुगतान की तैयारी कर रही थी, तब बाकी लोग ईर्ष्या से उन क्रिस्टलों को घूरते रहे। उस खुशनसीब के पास कमरे में 5 और प्लेटें थीं, अंडों का तो जिक्र ही नहीं, और न जाने कितनी और चीजें उसके पास मौजूद थीं। जब उसके दोस्त अभी भी उस आंकड़े को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी रेन ने एक सूची निकाली। उन्होंने लापरवाही से कहा, मुझे कुछ सामग्री की भी जरूरत है। ओह! जैसी ने सूची ले ली। आप क्या ढूंढ रही हैं? गति और मौलिक नियंत्रण वाले प्रतीक चिन्ह, रेन ने शुरू किया, और ये घटक। सूची पढ़ते ही जैसी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये असामान्य संयोजन है। साधना में आमतौर पर सबसे महंगे अंगरून ही होते हैं। सब कुछ कितने का है? स्पीड रून के लिए 10,000, एलिमेंटल कंट्रोल वाले के लिए 15,000 और बाकी सामग्री के साथ 30,000, जैसी हकलाते हुए बोली। लेकिन मैं और भी सस्ते विकल्प ढूंढ सकती हूँ। मेरी गणना लगभग सटीक है, रेन ने सोचा। मेंटिस के लिए 10 दिनों की साधना सामग्री सस्ती है, 500 क्रिस्टल से अधिक नहीं। रून गाइड समाधान के लिए 1000 क्रिस्टल लगते हैं, लेकिन आयरन वुल्वरिन वाले काफी महंगे हैं। वे राजघरानों और उच्च पदस्थ कुलीनों के बीच लोकप्रिय होंगे। रेन ने कहा, मेरे क्रेडिट का इस्तेमाल करो, इतना काफी होगा। क्या क्रेडिट्स बस पर्याप्त हैं? तीनों दोस्तों ने एक साथ हैरानी से कहा। जैसी को अलविदा कहने के बाद रेन ने घोषणा की, अगला पड़ाव बैंक है।
बैंक में फिंच अपने चश्मे को चमका रहा था, तभी उन्होंने उस समूह को अंदर आते देखा। थियोडोर, फिंच की तीखी आवाज ने उनका स्वागत किया। निकासी प्रपत्र तैयार करो। देखो कौन हमसे मिलने आया है, हमारा रहस्यमय कवक व्यापारी। छोटे सफेद चूहे ने आह भरी और संबंधित कागजात निकाल लिए। इस बार कितना खर्चा होगा? फिंच ने सहानुभूति भरी मुस्कान के साथ पूछा। महीने के खर्चे के लिए 5,000। आपकी तीसरे महीने की रिपोर्ट तो सिर्फ 10,000 थी। उस जानवर के लिए तो फिर भी काफी अच्छी थी, लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही उड़ाते रहे तो आपकी सारी दौलत बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। दरअसल, रेन ने बात काटते हुए कहा, मैं यहाँ पैसे जमा करने आया हूँ। फिंच ने पलकें झपकाई। जमा राशि? लेकिन आपने तो अभी अभी अपनी पिछली रिपोर्ट जमा की है। रेन ने काउंटर पर 10 चमकीले कांस्य क्रिस्टल रखे। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, नंबर्स, अपनी जन्म तारीख का असली मतलब जानिए। एक दिन मी अंकशास्त्र, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। फिंच की मूंछें बुरी तरह कांप उठी। ये 1 लाख है? देखो, मेरे पास यहाँ 5 और है, और चौथे महीने की रिपोर्ट में जब वे इसे दोगुना करेंगे तब तक इंतजार करो, रेन ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। थियोडोर ने फॉर्म गिरा दिए। नकद में? फिंच चिल्लाया। थियोडोर, हमारा उद्योगपति लौट आया है, और पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। चूहा तेजी से गिनती करने लगा जबकि फिंच काउंटर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। देखने दीजिए, फिंच ने अपना चश्मा ठीक किया। पिछले 1 लाख, तीसरे महीने के 10,000 और तीसरे महीने की रिपोर्ट से दोगुना किए गए क्रिस्टल मिलाकर आपने 3 महीनों में कुल 220,000 क्रिस्टल जमा कर लिए हैं। तीसरे महीने में भी रेन खानों से केवल 10,000 क्रिस्टल ही प्राप्त कर सका था। रेन के दोस्त उसे अवाक होकर देखते रहे। तुम्हें इतना सारा सामान कहाँ से मिला? बस कुछ सामान्य सामान बेचा, रेन हंसते हुए बोला। हाँ, सामान्य। 15 चमकीले कांस्य क्रिस्टल। थियोडोर, याद है जब 15 कांस्य क्रिस्टल हमारा वार्षिक बजट हुआ करता था? चूहे ने गंभीरता से सिर हिलाया और गिनती शुरू कर दी। हालांकि जब रेन ने बाकी 5 क्रिस्टल जेब में रख लिए तो फिंच ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सब कुछ जमा नहीं किया। क्या कवक के बड़े व्यापारी को छोटे मोटे खर्चों के लिए नकदी की जरूरत है? यह एक प्रोजेक्ट के लिए है, रेन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। प्रोजेक्ट? फिंच की आंखें चश्मे के पीछे से चौड़ी हो गईं। किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए 50,000 क्रिस्टल नकद चाहिए? क्या आप मशरूम का महल बना रहे हैं? घोंसले, रेन मुस्कुराए। घोंसले? फिंच ने थियोडोर की ओर देखा। क्या तुमने सुना थियोडोर? घोंसले? घोंसलों के लिए 50,000 क्रिस्टल। चूहे ने गिनती रोककर उत्सुकता से रेन की ओर देखा। बिल्कुल। फिंच ने बार बार अपने चश्मे को उतारकर उसे साफ करना शुरू कर दिया। थियोडोर, फिंच नाटकीय अंदाज में मुड़ा। अमीर बनने के लिए हमारे साइड बिजनेस की सूची में लग्जरी नेस्ट बिल्डर और इंटीरियर डेकोरेशन भी जोड़ दो। चूहे ने अपनी छोटी सी नोटबुक निकाली और बड़ी लगन से उसमें बातें नोट करने लगा, जबकि उसकी मूंछें मजे से काम रही थीं। वैसे, रेन ने अपने दोस्तों की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे पास इतना खाली समय क्यों है? तुम्हें लिन के प्रशिक्षण में शामिल हो जाना चाहिए। उनके चेहरों पर पल भर में उभरे खौफ ने सब कुछ बयां कर दिया। नहीं, वे सब एक साथ चिल्लाए और कई कदम पीछे हट गए। मिन ने समझाया, हम अपने जीवन को महत्व देते हैं, और हमारी अक्षुण हड्डियां, लियू ने आगे कहा। और हमारी गरिमा, टैरो ने बात पूरी की। कायरो, रेन मुस्कुराया। अरे वाह, फिंच ने ताली बजाए। तुम लिन के छात्रों में से एक हो। इससे तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है और साथ ही कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। थियोडोर, फिंच ने अपने चूहे की ओर मुड़कर कहा, हमारे कवक मित्र के बारे में हमारे सिद्धांतों की सूची में क्रूर प्रशिक्षण को भी जोड़ो। चूहे ने छोटी सी नोटबुक के पन्ने पलटे और ध्यानपूर्वक नोट्स नोट किए। और कुछ चाहिए? थियोडोर के कागजी कार्रवाई पूरी करने के दौरान फिंच ने पूछा। एक निजी लेखाकार, एक निवेश सलाहकार, कवक उद्योगपति की कहानी को दस्तावेजित करने के लिए एक इतिहासकार। कमरे में वापस आकर रेन ने रूम गाइड सॉल्यूशन निकाला। उसके दोस्त उत्सुकता से देख रहे थे जबकि वो विभिन्न घटकों से भरे घोंसले में मेंटिस के केंद्र के चारों ओर सटीक पैटर्न बना रहा था। तुम क्या हो? मिन ने पूछना शुरू किया। रेन ने 5 चमकीले कांस्य क्रिस्टलों में से 2 ले लिए। नहीं, लियू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। मजाक मत करो, टैरो घबराकर हंसा। कोई इतना मूर्ख नहीं होगा कि। रेन ने क्रिस्टलों को कोर पर बने प्रतीक चिन्ह के विरुद्ध दबाया।
जब क्रिस्टल घुलने लगा और उसकी ऊर्जा उसके केंद्र में प्रवाहित होने लगी, तो संभवतः उसके दोस्तों की दहशत भरी चीख अकादमी की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। मेरी आंखें, मिन ने नाटकीय अंदाज में अपना चेहरा ढक लिया। 20,000 क्रिस्टल। लियू घुटनों के बल गिर पड़ा। रुको, टैरो ने रेन तक पहुंचने की कोशिश की। हम अभी भी इसे बचा सकते हैं। लेकिन रेन पहले कोर का काम पूरा कर चुका था। उसके मशरूम स्पंदित हो रहे थे और वह शेष 3 क्रिस्टलों को पकड़े हुए हाइड्रा कोर की ओर मुड़ गया। नहीं। मिन की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। नहीं। तीनों एक ही समय पर आगे की ओर झपटे। लिन की शिक्षाओं का असर दिखने लगा और पहले ही वार में लियू धड़ाम से गिर पड़ा। दूसरे झटके से मिन घूमकर बिस्तर की ओर गिर पड़ी। तीसरे हमले के बाद टैरो फर्श पर पड़ा हुआ था और आंखें झपका रहा था, सोच रहा था कि वह यहां कैसे पहुंचा। अगर आप मुझे समझाने दें तो, रेन ने कहना शुरू किया। क्या समझाना है? लियू ने अपनी जगह से चिल्लाकर कहा। पैसा कूड़ेदान में कैसे फेंकना है? इसमें एक अतिरिक्त चरण की आवश्यकता है। रेन ने हाइड्रा कोर पर एक अलग प्रतीक बनाते हुए शांत भाव से कहा, क्योंकि मैं इसका पशु प्रकार बदलने जा रहा हूं। उसने एक नर शैडो स्टॉकर का टेंटिकल बाहर निकाला। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समझाना है? लियू ने अपनी जगह से चिल्लाकर कहा। पैसा कूड़ेदान में कैसे फेंकना है? इसमें एक अतिरिक्त चरण की आवश्यकता है। रेन ने हाइड्रा कोर पर एक अलग प्रतीक बनाते हुए शांत भाव से कहा, क्योंकि मैं इसका पशु प्रकार बदलने जा रहा हूं। उसने एक नर शैडो स्टॉकर का टेंटिकल बाहर निकाला। धुंधली रोशनी में संरक्षित अंग थोड़ा सा छटपटाता हुआ प्रतीत हुआ, मानो उसमें अभी भी अपने पूर्व जीवन का एक अंश शेष हो। मिन बिस्तर से कराहते हुए बोला, अरे वाह, और भी राक्षसी अंग। क्या आप तुम कोलाज बना रहे हो? उनकी हंसी मजाक उस भयावह आकर्षण में बदल गई जब रेन ने टेंटेकल का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से कोर के किनारों को नष्ट कर दिया और उस रूप को व्यवस्थित रूप से मिटा दिया जिसने उसकी मूल प्रजाति को परिभाषित किया था। जैसे जैसे वो काम करता गया, कमरा एक हल्की सी गुनगुनाहट से भर गया, मानो किसी प्राचीन जादू के खत्म होने की फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। अब पहले से अधिक गोलाकार हो चुके केंद्र से प्रकाश की एक कोमल किरण उत्सर्जित हुई जब रेन ने अपने घोल से नए रूनिक प्रतीकों को उकेरना शुरू किया। नहीं, टैरो की फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसके शरीर पर बने निशान चिंता से गहरे हो रहे थे। बाकी 30,000 नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शेष तीनों क्रिस्टल एक एक करके घुल गए। उनकी माना ऊर्जा संशोधित कोर में उसी तरह प्रवाहित हुई जैसे पानी सूखी धरती में प्रवाहित होता है। प्रत्येक क्रिस्टल की मृत्यु ने दर्शकों के बीच सामूहिक रूप से एक सिहरन पैदा कर दी। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वो कान फाड़ देने वाला था। 50,000 क्रिस्टल के बराबर संसाधनों का उपभोग करने के बाद दोनों कोर बस थोड़ा और अधिक चमकने लगे। उनकी सूक्ष्म रोशनी मानो उनमें निवेश की गई संपत्ति का उपहास कर रही हो। बस यही बात है। मिन की आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। उसका दिमाग खराब हो गया है। अगर तुम्हें और रोशनी चाहिए थी तो तुम्हारे पास पहले से ही वो बेवकूफी भरे चमकते हुए मशरूम है। लियू ने रेन के बालों की ओर बेतहाशा इशारा किया। उसके रात के चमगादड़ जैसे कान उत्तेजना से उभर आए। हमें और रात की बत्तियों की जरूरत नहीं है, तारों ने भी गुस्से में कहा। जो बत्तियां तुम्हारे पास है उनसे तो हम मुश्किल से सो पाते हैं। रेन के बालों में उगे मशरूम मजे लेते हुए प्रतीत हो रहे थे जबकि उसके दोस्त अपना विलाप जारी रखे हुए थे। 50,000 क्रिस्टल। मिन ने अपने बाल खींचे। उसका जल सर्प बेचैनी से कुंडली मार रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी पिछले महीने में मुश्किल से 5,000 ही इकट्ठा कर पाया था। ये तो कोई बुरा सपना होगा, टैरो ने उम्मीद से कहा। क्या काम पूरा हो गया? रेन ने शांत भाव से पूछा और सावधानीपूर्वक कोर को घोंसलों में रख दिया। नहीं, उन्होंने एक साथ जवाब दिया। उनकी आवाजें आक्रोश के एक स्वर में मिल गईं। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एलीएक्सप्रेस ऐप खोलें। क्रिस्टल बॉल सिर्फ एक दिन में खुद अपना भविष्य देखना सीखिए। एक दिन मी अंकशास्त्र छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एलीएक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, कम से कम तारों की भयानक मूर्तियां तो मुफ्त थी। मिन ने हताशा से कहा। अरे, तारों ने विरोध किया। उसकी शान को स्पष्ट रूप से ठेस पहुंची थी। मेरी मूर्तियां कला थीं। वे तो मिट्टी के ढेर थे। तारो, लियू और मिन ने स्वतः ही जवाब दिया। रेन के बालों में उगे मशरूम लगातार फड़क रहे थे जब वह अपने दोस्तों को बहस करते देख रहा था। उनकी रोशनी मानो खामोश हंसी के साथ नाच रही थी। जल्द ही वे समझ जाएंगे कि कुछ बेकार की चीजें किसी भी निवेश से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। लेकिन फिलहाल उन्हें अपने 50,000 क्रिस्टल लैंप पर उनके नाटकीय शौक में मनोरंजन मिल रहा था।
कमरे में एक हल्की सी कंपन हुई, जिससे मेज पर रखे क्रिस्टल थोड़ी देर के लिए झंझनाए और फिर सब कुछ शांत हो गया। कंपन इतनी हल्की थी कि शायद यह मेरा वहम ही था, फिर भी इसने एक बेचैनी का एहसास छोड़ दिया। देखा, टैरो ने नाटकीय अंदाज में जमीन की ओर इशारा किया। गहराई के ड्रैगन देवता तुम्हारे इस बेकार काम से नाराज है। रेन की हंसी अचानक रुक गई जब उसने अपने बैग से 2 और क्रिस्टल निकाले। उसके दोस्त तुरंत घबरा गए। बस बहुत हो गया। मिन आगे की ओर झपटा। उसका सांप सुरक्षात्मक रूप से बाहर निकला हुआ था। बच्चों के बारे में सोचो, लियू ने विनती की, हालांकि उसका मतलब किन बच्चों से था ये स्पष्ट नहीं था। जब उन्होंने देखा कि वे साधारण कांस्य आकार के क्रिस्टल हैं, जिनकी कीमत मुश्किल से 10 अंक है, तो उनकी राहत स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उनके कंधों का तनाव स्पष्ट रूप से कम हो गया। ओह, अब तुम सस्ते वाले इस्तेमाल करोगे? टैरो ने बुदबुदाते हुए कहा। रेन ने सधे हुए हाव भाव के साथ जेसी से खरीदी गई सामग्री को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 अलग अलग संवर्धन प्रक्रियाओं का अनुकरण किया। एक में लौह श्रेणी के वुल्वरिन के पैटर्न का उपयोग किया गया और दूसरे में लौह श्रेणी के मैंटिस के पैटर्न का। जब आप उन्हें अंडों में बदलते हुए देखें, रेन ने लापरवाही से कहा, मानो मौसम के बारे में बात कर रहा हो, तो किसी को मत बताना, ठीक है? उसके दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े, जिसकी आवाज छात्रावास की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। ओह हाँ, मिन ने अपनी आंख से एक आंसू पोंछा। उसका सांप खुशी से झूम रहा था। भूरे भाग को अंडों में बदलने का तुम्हारा बड़ा रहस्य सुरक्षित है, बिल्कुल। और उसके बाद रेन ने उनकी हंसी को नजरअंदाज करते हुए अपने मशरूमों को लगातार स्पंदित करते हुए कहा, जब मैं कांस्य स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो मैं एक को अवशोषित करके दोहरा प्रशिक्षक बन जाऊंगा। 3 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा, फिर उसके दोस्त दोबारा जोर जोर से हंसने लगे। दोहरे प्रशिक्षक, लियू ने अपना पेट पकड़ लिया। तुम अभी कांस्य रैंक तक भी नहीं पहुंचे हो। एक बीजाणु से, मिन हौंफते हुए बोली, कांस्य पदक तक पहुंचना ही चमत्कार होगा। 10 दिन, रेन ने धीरे से कहा, जबकि उसके मशरूम लयबद्ध रूप से धड़क रहे थे। 10 दिनों में अंडे तैयार हो जाएंगे। क्या तुम बिल्कुल सही समय पर दोस्ताना टूर्नामेंट के लिए आए हो? टैरो ने सच्ची जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा। हाँ, हालांकि मैं अभी कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, रेन ने धैर्यपूर्वक समझाया। तब तक मेरी साधना के केवल 60 दिन ही हुए होंगे। मुझे 100 दिन चाहिए। और तब तक मेरी उम्र 75 हो जाएगी। हमने 25 दिन देरी से शुरुआत की थी, टैरो ने अपनी प्रगति का हिसाब लगाते हुए कहा। मिन और लियू अभी भी हंस रहे थे। तुम देखोगे, रेन मुस्कुराया, उसके मशरूम फड़कने लगे। मुझे पता है कि इन्हें तैयार करने का अभी बहुत जल्दी है, लेकिन इन्हें तैयार रखने से मुझे साधना का एक भी दिन न चूकने की प्रेरणा मिलेगी। ओह, तो आपके पास एक भी दिन अनुपस्थित न रहने के लिए पर्याप्त प्रेरणा है? दरवाजे से लिन की मीठी आवाज सुनकर चारों लड़के सहम गए। ये बहुत अच्छा है, कमरे में प्रवेश करते हुए उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि आप अपनी रात की ट्रेनिंग के लिए पहले ही देर हो चुके हैं और मैं आपका इंतजार करते करते थक गई थी। टीचर लिन, रेन पीछे हटने लगी, लेकिन छोटे से कमरे में भागने की कोई जगह नहीं थी। नहीं, नहीं, लिन मुस्कुराए। अगर आप में इतनी प्रेरणा है, तो निश्चित रूप से आप बीते हुए समय की भरपाई करना चाहेंगे। इससे पहले कि रेन और विरोध कर पाता, लिन ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ कोमल लेकिन दृढ़ थी। दोस्तों, मदद करो, रेन चिल्लाया जब उसे दरवाजे की ओर घसीटा जा रहा था। उसके शरीर में मशरूम तेजी से फड़क रहे थे। माफ कीजिए, मिन ने सावधानीपूर्वक नजरें मिलाने से बचते हुए कहा, हमें अपनी जान प्यारी है। गद्दारों, रेन की आवाज गलियारे में धीरे धीरे मंद पड़ गई, जिससे उसके दोस्त दोषी महसूस करते हुए भी राहत भरी चुप्पी में डूब गए। कुछ देर बाद तारो ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में अंडे बना सकता है? ज्यादा संभावना यही है कि लिन उसे वैसा ही बना देगा, लियू ने रूखेपन से जवाब दिया। रेन के बालों में उगे मशरूम कमजोर रूप से फड़क रहे थे जैसे ही उसे उसके भाग्य की ओर घसीटा जा रहा था, लेकिन उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। 10 दिनों में उसके दोस्तों को अपनी हंसी रोकनी पड़ेगी। अगर वो लिन के प्रशिक्षण में सफल हो जाता है तो। निदेशक के कार्यालय में एक अलग तरह की बातचीत चल रही थी। ढलते सूरज की रोशनी से बड़ी बड़ी खिड़कियां सुनहरे और अंबर रंगों से रंग गईं, और उसकी ढलती रोशनी इग्नेशियस की मेज के सामने खड़ी एक युवती को रोशन कर रही थी। उसका हाव भाव एकदम सही था, और उसने सैन्य कुशलता से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस घटना के बाद से उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया है, उसने स्पष्ट और पेशेवर लहजे में समझाया। वो सुबह तड़के लिन के प्रशिक्षण से शुरुआत करता है और अभी भी प्रोफेसर वेई की कक्षा से पूरी तरह बचता है। निदेशक ने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया।
वेई और रेन के बीच की शर्त के बारे में उन्हें प्रोफेसर की शिकायतों और लड़की की रिपोर्टों से अच्छी तरह पता था। इस शर्त के चलते लड़का इस सेमेस्टर में अपनी किसी एक यूनिट में फेल हो जाएगा। उसने इतनी मूर्खतापूर्ण शर्त क्यों लगाई? जब तक कि वो पहले प्रोफेसर यान की क्लास में जाता है, फिर जोंग की लड़की ने उसकी सोच को बीच में रोकते हुए कहा। उसके बाद वो हमेशा खदानों में चला जाता है और रात में लिन के साथ और प्रशिक्षण। इग्नेशियस ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी आवाज में सच्ची जिज्ञासा झलक रही थी। एकदम सही, दिलचस्प। निर्देशक अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। चमड़ा धीरे से चरमराया। लिन जिन छात्रों को गोद लेती है, उनमें से ज्यादातर 1 महीने भी नहीं टिकते। रफ्तार बहुत तेज है। दरअसल लड़की ने अपने लहजे में थोड़ी जिज्ञासा भरी मुस्कान के साथ कहा, जब से राजकुमार ने उसे गुफा से बाहर छोड़ा है, वो अधिक जीवंत प्रतीत होता है। एनिमेटेड। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई ऐसी चीज मिल गई हो जो उसे विशेष रूप से प्रेरित करती हो। निदेशक अभी जवाब देने ही वाले थे कि अचानक हुई एक जोरदार दस्तक ने उनकी बातचीत को रोक दिया। जवाब का इंतजार किए बिना राजकुमार जूलियस दहाड़ते हुए कार्यालय में दाखिल हुए और उनकी उपस्थिति से पूरा कमरा महक उठा। अरे, मुझे चिंता होने लगी थी। इग्नेशियस अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। जांच कैसी रही? निदेशक अभी जवाब देने ही वाले थे कि अचानक हुई एक तेज दस्तक ने उनकी बातचीत को रोक दिया। जवाब का इंतजार किए बिना राजकुमार जूलियस कार्यालय में दाखिल हुए और उनकी उपस्थिति ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। अरे, मुझे चिंता होने लगी थी। इग्नेशियस अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। जांच कैसी रही? मैंने उसे ढूंढ लिया। दुर्भाग्य से मैं उस भाड़े के सैनिक को मार नहीं सका। जूलियस ने निदेशक की मेज पर झुकते हुए सिर हिलाया। उसके शरीर की हर रेखा में थकावट साफ झलक रही थी। हाल ही में हुई खोज का उस पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा था। शक्ति के मामले में मैं पूरी तरह से श्रेष्ठ था, लेकिन जब भागने की बात आई तो उसने असाधारण कौशल दिखाया। मैंने खाई में उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वहां बहुत सारे जीव थे। अंततः मैंने वहां से कुछ भी हासिल किए बिना अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर दी। घोर निराशा से भरे हावभाव के साथ राजकुमार ने खून से सना हुआ बैग मेज पर पटक दिया। उसकी गूंज पूरे कार्यालय में एक धीमी सी आवाज के रूप में सुनाई दी। बैग के भारी वजन के कारण ठोस लकड़ी की मेज चरमरा उठी। कम से कम मैं उसे बुरी तरह घायल करने में कामयाब तो हो गया, उसने युद्ध की यादों से चमकती आंखों से कहा। उसकी पुतलियों में सुनहरी रोशनी झिलमिला उठी और उसकी त्वचा के नीचे उसका किलिन हलचल करने लगा। हो सकता है वो बच न पाए। हमारी झड़प के दौरान मैंने उसका एक और हाथ और एक पैर तोड़ दिया। राजकुमार सीधा खड़ा हुआ, लेकिन शुरुआत से ही अगाध शक्ति का उपयोग करना उसके लिए भागने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त था। उसने फिर से अगाध नस का आह्वान किया। वे निस्संदेह इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगाध शक्तियों के छोटे से समूह ने उसे अनदेखा करते हुए मुझ पर हमला किया। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। उसने अपने खोए हुए पैर और हाथ की जगह लगभग तुरंत बिच्छू के अंग उगा लिए और भाग गया। अगाध तल के जीवों की उत्परिवर्तन क्षमता। निदेशक बड़बड़ाने लगे, लेकिन जूलियस ने एक तीखे इशारे से उन्हें रोक दिया। यह कोई साधारण उत्परिवर्तन नहीं था। राजकुमार की आवाज में तीखापन था। ऐसा लग रहा था मानो वो जानवर उसके भीतर गहरे स्तर पर समाया हुआ हो। जिस तरह से वह अपने उन अंगों का इस्तेमाल करता था, बहुत स्वाभाविक, बहुत नियंत्रित। और सामान्य जानवर, दरियाई घोड़ा? निर्देशक ने पूछा। मैंने उसका रूप नष्ट कर दिया, जूलियस ने कड़वी संतुष्टि भरे स्वर में उत्तर दिया। मेरा वुल्वरिन भाड़े के सैनिक के पीछे पीछे गया जबकि मैंने किलिन का इस्तेमाल किया। यह अपेक्षाकृत आसान लड़ाई थी, लेकिन वो जानवर अंत तक लड़ता रहा। उनके चेहरे पर उदासी छा गई। जब तक मैंने उसे हराया, तब तक भाड़े का सैनिक मेरे जानवर को चकमा देकर काफी दूर भाग चुका था। जब मैं उसके पास पहुंचा, तो ग्रिफिन का कुछ हिस्सा उसके शरीर में फिर से बन चुका था। इसलिए उसने अपने पंखों का इस्तेमाल करके तेजी से आगे बढ़ते हुए खाई तक पहुंच गया। निर्देशक और उनके चचेरे भाई ने कहानी को ध्यान से सुना। खासकर लड़की को पीछा करने के विवरण में गहरी दिलचस्पी थी। बोलते समय उसकी निगाहें राजकुमार से हटी ही नहीं। बैग में क्या है? उसकी चचेरी बहन ने अंततः पूछा। उसकी निगाहें खून से लथपथ वस्तु पर टिकी हुई थीं। जूलियस ने उसे धक्का दिया, जिससे उसकी सामग्री मेज पर झरना बनकर बिखर गई। दर्जनों खोखली वस्तुएं चिकनी सतह पर लुढ़क गईं। कुछ पर अभी भी गहरा लाल रंग लगा हुआ था, जबकि अन्य मंद होती रोशनी में हल्की, स्पंदित चमक बिखेर रही थी। इसके लिए इतना जोखिम क्यों उठाना? निदेशक ने एक कोर उठाते हुए कहा। निश्चित रूप से वे अपने क्षेत्र में इससे कहीं अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते थे। नियंत्रित नसों में यादृच्छिक अंडे उत्पन्न करने के अलावा जानवर के मरने के बाद कोर व्यवहारिक रूप से बेकार हो जाते हैं। शायद वे इतने बेकार नहीं है। राजकुमार की आवाज धीमी हो गई, जिसमें गहरा अर्थ छिपा था।
हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिसे हम न समझते हो, लेकिन वे समझते हो। क्या पता मात्रा मायने न रखती हो, बल्कि उनका विशिष्ट प्रकार मायने रखता हो। अगर उन्होंने उन्हें सेने का तरीका खोज लिया हो, अगर वे किसी खास जीव से पैदा हुए हो जो उनकी मदद करते हो। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे कि हमारे बीच घुसपैठ करने वाले भाड़े के सैनिक से मिला जीव। उसके शब्द कमरे में भारी गूंज रहे थे, हर अक्षर अनकही धमकियों से भरा हुआ था। निदेशक ने अपनी मेज पर बिखरे हुए कोर को नई चिंता के साथ देखा, जबकि राजकुमार की चचेरी बहन उन्हें समेटने लगी। उसकी हरकतें सटीक और व्यवस्थित थीं। ढलते सूरज की रोशनी दफ्तर की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, जिससे वे अवशेष एक अशुभ रोशनी से चमक रहे थे। जो अवशेष पहले बेकार लग रहे थे, अब वे एक ऐसे संभावित खतरे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या होगा अगर यह महज संयोग न हो? क्या होगा अगर वे बड़े पैमाने पर घुसपैठ को अंजाम देने के लिए विशिष्ट कोर इकट्ठा कर रहे हों? हमें इसकी और जांच करनी होगी, निदेशक ने कहना शुरू किया। लेकिन राजकुमार पहले ही दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। उसके किलिंग की रोशनी लंबी परछाई बना रही थी। मैं पहले से ही इस बारे में कुछ कर रहा हूं। जूलियस दहलीज पर रुका। अभी के लिए मुझे आपसे अतिरिक्त गार्डों के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करने की आवश्यकता है, और आप, प्रिय चचेरे भाई, हमारे दोस्त पर बहुत ध्यान से नजर रखना। उसके पीछे दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया, जिससे निदेशक और उसका चचेरा भाई स्थिति पर विचार करते हुए वहीं रह गए। वे एक ऐसे आगामी युद्ध के मूक गवाह बन गए जो एक अप्रत्याशित मोड़ ले रहा था। जैसे ही रेन अपने बिस्तर पर लेटा, उसकी मांसपेशियां दर्द से चीख उठी। हर हरकत से उसके थके हुए शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती थी, जो लिन के विशेष रूप से क्रूर प्रशिक्षण सत्र की याद दिलाती थी। उसने वो गोली ली जो उसने उसे दी थी, और जैसे ही दवा का असर शुरू हुआ, उसके अंगों में जानी पहचानी गर्माहट फैल गई। लगातार होने वाला दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, और उसकी जगह एक हल्की झुनझुनी महसूस होने लगी जिससे राहत मिलने का आभास हुआ। उसके बालों में उगे मशरूम धीरे धीरे फड़कने लगे। तभी उसकी नजर नाइटस्टैंड पर रखे दो कोर पर पड़ी। मेंटिस और हाइड्रा कोर में डाली गई माना शक्ति से हल्की हल्की चमक निकल रही थी। उसकी कार के ट्रंक ने उसका ध्यान खींचा, खासकर उसमें छिपे दो अंडों ने। घात लगाकर बैठे कीड़े का अंडा, वो उसे बेच सकता था। दुर्लभ अंडों में रुचि रखने वाले खरीदार हमेशा मौजूद रहते थे, और हालांकि कीड़े लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन उनकी दुर्लभता अच्छी कीमत की गारंटी देती थी, बशर्ते वो सही खरीदार या संग्राहक को ढूंढने के लिए पर्याप्त धैर्य रखे। लेकिन इसे पहले से ही रूपांतरित अवस्था में पाना बहुत ही सौभाग्य की बात थी, उसने सोचा, जब उसके मशरूम की चमक ने क्षण भर के लिए टैरो का ध्यान भटका दिया। ये बाद में काम आ सकता है। उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां उसने अगाध छाया स्टॉकर कोर रखा था। हालांकि वो अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, उसे अगाध जीवों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। शायद जब उसके स्पो का स्तर बढ़ेगा तो कुछ दिलचस्प संभावनाएं खुलेंगी। दो राक्षसों के साथ कांस्य रैंक, उस स्तर पर पहुंचने पर वो असली ताकतवर राक्षसों को भी हराने में सक्षम हो सकता था। इस विचार से उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या वो भविष्य में अधिक अंडे पैदा करने के लिए और अधिक बीज प्राप्त कर सकता है? क्या वो उन्हें उपयोग या बिक्री के लिए परिवर्तित कर सकता है? मशरूम लगातार धड़क रहे थे, जो उसे वास्तविकता की याद दिला रहे थे। सबसे पहले उसे मजबूत बनने की जरूरत थी। कांस्य श्रेणी के राक्षसों से निपटना उसके मौजूदा स्तर पर बेहद खतरनाक था। भाग्य और ज्ञान से उसे केवल एक हद तक ही मदद मिल सकती थी। अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए उसे वास्तविक शक्ति की आवश्यकता थी। हे रेन, टैरो की आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। उसका रूममेट बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। चारों ओर वे की कक्षा की किताबें और नोट्स बिखरे पड़े थे। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से उसके असामान्य रूप से गंभीर चेहरे पर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा भरिंग कांस्य रंग से आगे विकसित हो सकता है? टैरो घबराकर अपनी कलम से खेलने लगा। सच तो ये है कि मैंने उम्मीद न रखने की कोशिश की है, लेकिन वो मंद रोशनी में सही शब्दों की तलाश में रुक गया। तुम हमेशा हमें आश्चर्यचकित कर देते हो, उसने अंत में भावुक आवाज में कहा। आपके ज्ञान से, आपकी भविष्यवाणियों से, अब अगर ये बीज भी अंडों में बदल गए, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अब, अपने भरिंग के पालन पोषण से, मैं, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो मंद रोशनी में सही शब्दों की तलाश में रुक गया। तुम हमेशा हमें आश्चर्यचकित कर देते हो, उसने अंत में भावुक आवाज में कहा। आपके ज्ञान से, आपकी भविष्यवाणियों से, अब अगर ये बीज भी अंडों में बदल गए, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अब, अपने भरिंग के पालन पोषण से, मैं, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। जब रेन अपने दोस्त को अपने संदेहों से जूझते हुए देख रहा था, तब मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे। मुझे डर लग रहा है, तारों ने धीमी आवाज में स्वीकार किया, जिससे रात की हवा में मुश्किल से ही कोई हलचल हुई।
डर लग रहा है कि यह उम्मीद निराशा में बदल जाएगी। सब कहते हैं कि यह नामुमकिन है, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कांस्य पदक, दूसरा स्थान से ही संतुष्ट रहना चाहिए। रेन अपनी दर्द करती मांसपेशियों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए बिस्तर पर उठ बैठा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा नहीं होगा। आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि रेन ने शांत आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं वो देख सकता हूं जो दूसरे नहीं देख सकते, और तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तारो जवाब देने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि दरवाजे पर हुई तेज दस्तक ने उनकी बात काट दी। शांत छात्रावास में वह आवाज अजीब तरह से गूंज उठी। इस समय कौन आ रहा होगा? क्या लियू फिर से अपनी चाबी भूल गया? टैरो ने अपनी पढ़ाई छोड़कर उठ खड़ा हुआ। नहीं, उन्होंने मुझे बताया था। रेन ने सिर हिलाया। वो और मिन देर रात तक पुस्तकालय में है। लियू मिन को एक असाइनमेंट में मदद कर रहा है। एक और दस्तक, इस बार और भी जोरदार। शुभ संध्या, रेन। दरवाजा खुलते ही राजकुमार जूलियस मुस्कुराए। उनकी उपस्थिति से छोटा कमरा तुरंत भर गया। कैसे हो? बिना किसी निमंत्रण का इंतजार किए वो अंदर चला गया। उसकी नजर तुरंत विभिन्न सामग्रियों से बने जटिल घोंसलों में रखे हुए मूल पिंडों पर टिक गई। दिलचस्प, उसने बिना किसी झिझक के जिज्ञासा से पूरे सेटअप का अवलोकन करते हुए धीरे से कहा। लगता है आप काफी व्यस्त रहे हैं। तारो अपने बिस्तर पर जम गया था। पाठ्यपुस्तकों को भूलकर वो युवराज को दूसरी बार अपने छात्रावास में प्रवेश करते हुए देख रहा था। मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूं, जूलियस ने अपना दागदार थैला जमीन पर पटकते हुए कहा। दर्जनों कोर लकड़ी के तख्तों पर लुढ़क गए। उनकी धुंधली सतहें रेन के मशरूमों से आती रोशनी को पकड़ रही थीं। अपने सामने बिखरे हुए कोर की भारी मात्रा को देखकर रेन ने आश्चर्य व्यक्त किया। मैं सोच रहा था। राजकुमार ने लापरवाही से तारों की मेज पर टेक लगाई। उसकी किलिन शक्ति उसकी त्वचा पर सुनहरी लहरों के रूप में धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। इन्हें वापस ले जाकर बेतरतीब बनाने के बजाय क्यों न मैं इन्हें तुम्हारे पास छोड़ दूं ताकि तुम मुझे दिखा सको कि तुम इनसे क्या कर सकते हो। रेन ने कोर और राजकुमार के बीच नजर घुमाई। ये, अरे चिंता मत करो, जूलियस ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। किले में हमारी समझ से कहीं ज्यादा चीजें हैं। रेन जब मशरूमों के मूल भागों का विश्लेषण कर रहा था तो उसके शरीर में स्पंदन होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे सभी बिच्छुओं के थे और उनका सार अभी भी उनकी मूल प्रकृति से सूक्ष्म रूप से प्रतिध्वनित हो रहा था। उन सभी को माना से भरना मुश्किल होगा, रेन ने सावधानीपूर्वक टिप्पणी की। वो तारों की उपस्थिति से भलीभांति अवगत था। तुम्हारे पास समय है, राजकुमार मुस्कुराया। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमने जो नस खोजी है वो काफी समय तक सुरक्षित रहेगी। उसने रेन को आंख मारी। जूलियस ने अपने पेट को एक अथाह शून्य जैसा बना लिया और उसमें से एक विशाल पैकेट निकाला। मैं तुम्हारे लिए ये भी लाया हूं, उसने पैकेट खोलते हुए कहा, जिसमें हाइड्रा की 10 और प्लेटें थीं। ये कुछ समय के लिए तुम्हारे काम आ जाएंगी। रेन ने धीरे से सिर हिलाया, ये देखते हुए कि राजकुमार ने टैरो के सामने अंडों का विशेष रूप से उल्लेख करने से कितनी सावधानी से परहेज किया। वैसे, जूलियस ने लापरवाही से कहा, आपके अगले प्रदर्शन में मैं देखना चाहूंगा कि क्या आप कुछ और दिलचस्प कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए एक हाइड्रा वाला प्रदर्शन। रेन को लगा जैसे उसका गला सूख गया हो। बहाना ढूंढने की कोशिश में उसके मशरूम अनियमित रूप से फड़कने लगे। लेकिन तभी उसने एक अजीब बात देखी। बिखरे हुए सभी कोर में से एक भी हाइड्रा का नहीं था। वे सभी बिच्छू के कोर थे। क्या यह अजीब नहीं होगा कि हाइड्रा का कोर पाने के लिए इतनी मेहनत करने वाले घुसपैठिए के संग्रह में एक भी हाइड्रा कोर न हो? राजकुमार ने उसकी नजर का पीछा किया। अरे, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। मेरे लिए तो सभी कोर बस कोर ही थे। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। दुर्भाग्यवश मेरी छुट्टी अब समाप्त होनी ही है। मेरे भाई बहन मेरे बिना काम के बोझ तले दबे होंगे। जाने से पहले वो दहलीज पर रुका। मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा, रेन। मुझे लगता है कि तुम भविष्य में बहुत दिलचस्प काम करोगे। राजकुमार के पीछे दरवाजा बंद होते देख रेन ने अपना सिर खुजाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। क्या अभी क्या हुआ? टैरो ने आखिरकार अपनी आवाज पाई। रेन ने फर्श पर बिखरे हुए मूल कणों का जायजा लिया। राजकुमार ने अपने शब्दों का चुनाव कुछ हद तक सावधानी से किया था, लेकिन संदेश स्पष्ट था। वो जितना दिखा रहा था उससे कहीं अधिक जानता था। लगता है मुझे जितना सोचा था उससे ज्यादा काम है, उसने बीज इकट्ठा करते हुए धीरे से कहा। दिन 105, लियू ने कैलेंडर देखते हुए आह भरी। सेमेस्टर खत्म होने में सिर्फ 75 दिन बचे हैं। मिन ने अपनी किताबों से नजरें ऊपर उठाईं। उसका पानी का सांप आलस से उसके कंधों पर लिपटा हुआ था। 105 दिन बीत गए। ऐसा लगता है जैसे हम कल ही आए थे।
हमें आज ही कुछ इकट्ठा करने जाना चाहिए। टैरो ने अपनी दैनिक क्रिस्टल ग्रहण करते हुए टिप्पणी की। उसकी साधना का 75वां दिन चल रहा था। कम से कम टूर्नामेंट तो है जो हमारा ध्यान बटाएगा, मिन ने आशावादी लहजे में कहा। 3 दिन का मुकाबला। रेन, जो अपने ट्रंक को व्यवस्थित कर रहा था, अपने सामान के बीच जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। 15 हाइड्रा प्लेट और कोर ने बहुत अधिक जगह घेर रखी थी, यहां तक कि उसके बिस्तर के नीचे की जगह भी खाली नहीं थी। इनमें से अधिकांश राजकुमार की ओर से है, उसने अपने दोस्तों की समझदारी भरी निगाहों को देखकर जोर देकर कहा। हाँ हाँ, लियू मुस्कुराया, ठीक वैसे ही जैसे तुमने कुछ दिन पहले अनजाने में 1 लाख क्रिस्टल जमा किए थे। या फिर वो 50,000 जो आपने अपने मुख्य लैंपों में निवेश किए थे, मिन ने आगे कहा। ओह, टैरो उत्साहित हो गया। क्या तुमने हमारे टूर्नामेंट के इनाम के बारे में सुना? प्रोफेसर यांग आज इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन मैंने कुछ वरिष्ठ छात्रों को इसके बारे में बात करते हुए सुना। नहीं, क्या ये कोई अच्छी खबर है? टैरो की उत्तेजना को देखकर लियू ने पूछा। जरूर। टैरो खुशी से बिस्तर पर उछल पड़ा। आखिरकार, ये रद्द हुई सभा यात्रा की भरपाई के लिए ही तो है। पिछले साल मुझे इस तरह की घटना देखने को नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास सामग्री का इस्तेमाल हुआ होगा। लियू ने अनुमान लगाया, जैसे रेन की हाइड्रा प्लेटें। वो वाले जिनकी कीमत 30,000 रुपये प्रति पीस है। मिन ने सीटी बजाए। इनमें से अधिकतर राजकुमार की ओर से है, रेन ने दोहराया। या फिर शायद कुछ कांस्य जैसे चमकदार क्रिस्टल, टैरो ने उत्साह से कहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेन अपने घोंसलों पर बर्बाद करता है। वे वाले जिनकी कीमत 10,000 रुपये प्रति पीस थी, मिन ने याद करते हुए कहा। यह व्यर्थ नहीं है, रेन ने बुदबुदाते हुए कहा। घंटी बजी। ओह, मिन उछल पड़ी। समय आ गया है। यान घोषणा करने वाली है। वे चारों प्रशिक्षण मैदान की ओर दौड़े, जहां अन्य छात्र पहले से ही एकत्रित थे। दोपहर की धूप से मैदान की जमीन पर लंबी लंबी छायाएं पड़ रही थीं, जब वे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। यांग ने सबके व्यवस्थित होने का इंतजार किया और फिर शुरू किया। ये दोस्ताना टूर्नामेंट उस लंबी यात्रा की भरपाई कर देगा। उनकी आवाज मैदान में गूंज उठी। 3 दिन की प्रतियोगिता। सर्वश्रेष्ठ टीमें अपनी काबिलियत साबित करेगी। पुरस्कार की घोषणा का इंतजार कर रहे छात्रों के बीच तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा था। यांग ने नाटकीय विराम लेते हुए कहा, विजेता टीम को अंतिम तांत्रिक युद्ध परीक्षा से छूट मिलेगी और प्रत्येक सदस्य को 10,000 क्रिस्टल प्राप्त होंगे। मिन, लियू और तारो धीरे धीरे रेन की ओर मुड़े, जिसने तटस्थ भाव बनाए रखने की कोशिश की। 10,000, मिन ने धीरे से कहा, जैसे हाइड्रा की प्लेट का 1/3 हिस्सा। लियू ने गणना की। या फिर उनके घोंसले वाले क्रिस्टलों में से एक, टैरो ने आगे कहा। तीनों ने एक साथ आह भरी। ये प्लेटें राजकुमार की ओर से है, रेन ने स्वतः ही दोहराया। उसके मशरूम अब निश्चित रूप से मनोरंजन से फड़क रहे थे। फिर भी, मिन ने शिकायत की, तुम्हारे 1 लाख रुपये के डिपॉजिट को देखने के बाद। और वो 30,000 जो तुमने जैसी के साथ मिलकर सामान पर खर्च किए। और तुम्हारे दियों पर 50,000 रुपये, और ये राजकुमार की ओर से है। रेन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन इस बार उसने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश भी नहीं की। उसके बालों में उगे मशरूम खुशी से फड़क रहे थे, जबकि उसके दोस्त यह विलाप करते रहे कि रेन के निवेश को देखने के बाद 10,000 क्रिस्टल अब प्रभावशाली नहीं लगते। कम से कम, लियू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है कि अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो किससे उधार लेना है। अगर वो अपनी 15 हाइड्रा प्लेटों में से कोई भी बेच पाता है। मिन हंसते हुए बोली। इनमें से अधिकांश राजकुमार की ओर से है, रेन के साथ तीनों ने एक स्वर में कहा और जोर से